this is Menku Nan and welcome you all to my YouTube channel Study Simplified. And in today's lecture, we are going to cover our grade 12 business studies book chapter number 2, which is your principle of management. So let us begin without any further delay. So first of all, chapter का नाम है principle of management, तो हमें शुरुआत भी करनी होगी इसका मीनिंग समझने से. So let us understand the principle of management meaning. So क्या होते हैं देखिए, principle of management are broad and general guidelines for decision making and behavior in an organization. यानी कि जनरल गाइडलाइंस जो होती है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। यू मस्ट हैव हर्ड ना कि हर जगह के अपने डूज़ एंड डोंट्स होते हैं, ठीक है? तो ये जो डूज़ एंड डोंट्स होते हैं ना, यही इसी तरीके के जो जनरल गाइडलाइंस होते हैं कि किस तरीके से एक मैनेजर को डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए या किस तरीके का बिहेवियर किसी भी मैनेजर का एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होना चाहिए। आपके प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इसी के बारे में बात करते हैं। सो ये मैनेजर को डिसाइड करते हैं हेल्प करने में व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इन डिफरेंट सिनेरियोज़ और डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। तो ये जो प्रिंसिपल है ये कोई रूल्स नहीं है, ये कोई रिजिड लॉज़ नहीं है, बल्कि बहुत ही फ्लेक्सिबल गाइडलाइंस है, जो कि किस पे बेस्ड बनाई गई है, ये बनाई गई है बहुत सारे मैनेजर्स ने अपने एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे। ध्यान रखिएगा आपके जो प्रिंसिपल्स हैं, टेक्निक्स हैं एंड वैल्यू ये 3 टर्म है, तीनों का मतलब अलग होता है। प्रिंसिपल के बारे में हमने जान लिया कि ये आपके ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस हैं, राइट? तो प्रिंसिपल तो आपकी वही जनरल गाइडलाइंस है जो हेल्प करती है बेस्ड ऑन रिसर्च एंड एक्सपीरियंस कि किस तरीके से बेस्ट डिसीजन मेकिंग जो है यहाँ पे की जा सकती है। बात करें टेक्निक की तो टेक्निक आपका कोई भी काम करने का प्रोसीजर या मेथड होती है जिसमें हर स्टेप बाय स्टेप हर एक्शन को बताया जाता है कि काम को कैसे करना है। वहीं बात करें वैल्यूज़ की सो वैल्यूज आपके होते हैं रिलेटेड टू एथिक्स एथिक्स मतलब जो मॉरल बिहेवियर होता है कि क्या सही है क्या गलत है, राइट? तो यहाँ पर सर्कमस्टांसेस के बेसिस पे आपकी वैल्यूज कभी चेंज नहीं होती, बल्कि जो सही है वो सही रहता है और जो गलत है वो हमेशा गलत ही रहता है. सो दिस इज हाउ योर प्रिंसिपल योर टेक्निक्स एंड योर वैल्यूज ऑल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. अब हमें समझना है नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कि जो हमारे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है उनका क्या नेचर है. सबसे पहले समझिए कि ये जो हमारे नेचर ऑफ प्रिंसिपल है, जो हमारे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल है बच्चों, ये आपके यूनिवर्सल हैं इन नेचर. यूनिवर्सल का क्या मतलब होगा? यूनिवर्सल का मतलब जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ा था कि मैनेजमेंट इज परवेसिव. लाइकवाइज जो प्रिंसिपल है जो हमें गाइड कर रहे हैं मैनेजमेंट के मैनेजर को, वो भी आपके हर ऑर्गेनाइजेशन पे एप्लीकेबल है, चाहे आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे आपका नॉन बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई स्मॉल हो, लार्ज हो, डज़न्ट मैटर। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को आप हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन में यूटिलाइज़ कर सकते हो। बात करते हैं, ये हमने पहले ही पढ़ लिया था कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो जनरल गाइडलाइंस होते हैं, जो हमें हेल्प करते हैं कि हमें कैसे किसी भी डिसीजन मेकिंग को कैसे किया जाना चाहिए। देन आपके जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ये फॉर्म किए जाते हैं बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन. यानी कि ऐसा नहीं हुआ है कि किसी के दिमाग में अचानक कोई आइडिया है और उन्होंने ये उसको एज अ प्रिंसिपल यहाँ पे लिख दिया है. ऐसा नहीं है. बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट और अपने एक्सपीरियंस पे बेस्ड ही यहाँ पर बहुत सारे मैनेजर्स ने अपने अपने व्यू दिए हैं, अपनी अपनी थ्योरी दी है, जिनके बेसिस पे आज हम इनको पढ़ रहे हैं, राइट? देन दे आर फ्लेक्सिबल इन नेचर. फ्लेक्सिबल का मतलब आप कभी भी किसी भी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को अपनी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं बता सकते, बल्कि यहाँ पर आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको चीज़ों को मॉडिफाई करना होगा, राइट? सो दिस इज़ द नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. और भी पॉइंट्स हैं यहाँ देखेंगे. प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आपके बिहेवियरल होते हैं. जैसे हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर के अंदर कि मैनेजमेंट एक बिहेवियरल साइंस है, राइट? प्योर साइंस नहीं है, इनएग्जैक्ट साइंस है. सेम वे में आपके जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, ये आपको कोई हार्ड या रिजिड सॉल्यूशन नहीं देती. एंड वैसे भी आपको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को फॉलो करना होता है ह्यूमंस के लिए, इंडिविजुअल्स के लिए, जिनके एफर्ट्स को आप डायरेक्ट करना चाहते हो, इंटीग्रेट करना चाहते हो, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स आप अचीव कर सको. तो कहीं न कहीं आपके जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, वो भी कैसे होंगे? बिहेवियरल इन नेचर होंगे. देन कॉज़ एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप यहाँ देखने को मिलता है. यानी कि अगर आप कोई पर्टिकुलर प्रोसेस को यहाँ पे फॉलो करोगे, तो शायद उससे एक स्पेसिफिक रिजल्ट आने की पॉसिबिलिटी आपके सामने बनती है. जैसे कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन रहेगा, तो हो सकता है कि आपकी जो चीज़ें हैं वो स्मूथली फंक्शन करें, ऑपरेट करें और आप जो है अच्छे से जल्दी से अपना गोल अचीव कर सको. देन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आपके कंटीजेंट होते हैं. कंटीजेंट का मतलब होता है इट्स देयर एप्लीकेबिलिटी डिपेंड्स अपॉन द सर्कमस्टांसेस एंड द सिचुएशन. यू कैन नेवर सेज कि दिस इफ दिस हैपेंड वी कैन डू दिस. यानी कि आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि जो अगर ये स्टेप लेने से ये सॉल्यूशन आएगा, ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं होता. हर सॉल्यूशन के लिए हर प्रॉब्लम के लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन यहाँ मिल सकते हैं और उनमें से कोई भी सॉल्यूशन यहाँ पे गारंटी नहीं देता कि हर बार जो आपको सेम रिजल्ट यहाँ पे मिलने वाला है. तो ये आपके जो है वो कंटीजेंट है. कंटीजेंट का मतलब ये होता है जब कोई चीज़ें स्पेसिफिक नहीं होती, प्रिसाइज़ नहीं होती, राइट? सो दीज़ वर द नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. अब हम देखते हैं इनकी इम्पोर्टेंस, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का क्या रोल होता है एक मैनेजर की लाइफ में.
सो देखिए, सबसे पहला तो ये है कि ये इनको यूज़फुल इनसाइट प्रोवाइड करते हैं। यूज़फुल इनसाइट मतलब बहुत सारे मैनेजर्स की ना, जब मान लो अगर आपको अभी मैं हैंडल करने को दे दूँ कोई भी ऑर्गनाइज़ेशन, तो यू मस्ट बी लैकिंग एक्सपीरियंस राइट नाउ, राइट? तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपको गाइडेंस चाहिए होगी। वो गाइडेंस आपको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से मिल सकती है। यहाँ लिखा भी हुआ है कि प्रिंसिपल्स हेल्प मैनेजर अंडरस्टैंड रियल बिज़नेस सिचुएशन बेटर। They improve their knowledge and ability to handle problems and enable them to learn from the past experiences, right? So this way ये एक गाइडेंस की तरह यहाँ पे जो है काम करते हैं मैनेजर्स के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इंश्योर करते हैं, किस तरीके से गाइडेंस यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं आपके मैनेजर को कि वो सारे के सारे लिमिटेड रिसोर्सेज को जो है ना बेस्ट तरीके से, बेस्ट पॉसिबल वे क्या होता है जहां हम अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं और वेस्टेज को कम कर सकते हैं एंड बेटर डिसीजन मेकिंग यहाँ पे कर सकते हैं, ताकि अननेसेसरी कॉस्ट जो है ना वो आपकी इंक्रीज ना हो। तो इन अ वे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स आपका पॉसिबल होता है अगर आप प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को फॉलो करते हो, साथ ही आप एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत अच्छे से हैंडल कर पाओगे। इसके अलावा आपको अगर साइंटिफिक डिसीजन मेकिंग करनी, क्योंकि अभी हमने नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ा था कि ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ये एस्टेब्लिश किए गए हैं बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, यानी कि यहाँ पर कोई भी डिसीजन जो है वो बायस नहीं होगा, इंट्यूशन पे बेस्ड नहीं होगा, बल्कि एक सिस्टमैटिक और लॉजिकल थिंकिंग के बेसिस पे ही एक मैनेजर को डिसीजन मेकिंग यहाँ पे करने की सलाह दी जाती है। सो लाइकवाइज आप कह सकते हो कि एक मैनेजर जो है वो मोर साइंटिफिक डिसीजन मेकिंग यहाँ करता है अगर वो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं तो। देन मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट, हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि मैनेजमेंट इज डायनामिक, या और मैनेजमेंट हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू बिकम डायनामिक, क्योंकि हमें पता है कि सर्कमस्टांसेस चेंज होती रहती हैं एंड अकॉर्डिंगली कोई भी फिक्स स्ट्रेटजी, कोई भी फिक्स पॉलिसी हम लॉन्ग टर्म तक नहीं चला सकते। ऐसे में जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो आपको गाइड करेंगे एक मैनेजर को कि किस तरीके से यहाँ पे चीजों के अकॉर्डिंग आप पॉलिसी और स्ट्रेटजीज को चेंज किया जाना चाहिए। So these principles are flexible and help organization adapt to changing business environment. Manager can modify their approach according to the new situation and challenges. नेक्स्ट हमारे पास आता है कि हेल्प द मैनेजर टू फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ना काफी तरह की गाइडेंस यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं मैनेजर को। उसके साथ ही साथ वो इस तरह की गाइडेंस भी प्रोवाइड करते हैं कि किस तरीके से उनको यहाँ पे जो है फेयर होना है, एनवायरनमेंट को केयर करना है, एथिकल डीलिंग करनी है अपने सारे स्टेक होल्डर्स के साथ, चाहे वो उनके एम्प्लॉयज हों, एम्प्लॉयर्स हों, या फिर वो बाहर के कस्टमर्स हो, गवर्नमेंट हो। हर तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे आपको फुलफिल करनी चाहिए। इस चीज के लिए भी गाइडेंस जो है वो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एक मैनेजर को देते हैं। साथ ही मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन और रिसर्च के लिए भी हेल्प करते हैं। अगर आज आप एक बिज़नेसमैन बनना चाहो और अगर मैं आपको एक बुक रेफर करूँ दैट वुड बी रिगार्डिंग दिस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, उसे पढ़कर ना कहीं न कहीं आप पहले से ज़्यादा एडुकेट फील करोगे और बहुत सारी रिसर्च जो आपको वहाँ पे मिलेगी, बहुत सारी केस स्टडी आपको मिलेगी जिसको देखकर आप समझ पाओगे कि किसी भी सिचुएशन के अंदर क्या किस तरह की डिसीजन मेकिंग यहाँ पे होनी चाहिए, राइट? तो इस तरीके से जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ना, वो बेसिस बनते हैं एक तरीके से मैनेजमेंट को एडुकेट करने के और उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का। सो दीज ऑल वर द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अब यहाँ से हमारा चैप्टर असल में स्टार्ट होगा। तो चैप्टर के अंदर हमें क्या करना है, हम पढ़ने वाले हैं दो बहुत ही फेमस हमारे मैनेजमेंट फिलोसोफर्स को, जिनमें से एक है हमारे पास टेलर, या आप इनकी इमेज आप देख सकते हो। इसके अलावा जो दूसरे यहाँ पे पर्सन रहेंगे वो रहेंगे फ्योल। तो पहले हम सारा डिटेल पढ़ेंगे फ्योल के, टेलर के बारे में, देन विल कम ऑन टू द फ्योल पार्ट, राइट? दोनों ने ही अपने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिए हैं, बट दोनों की ही थिंकिंग में ना काफ़ी डिफरेंस भी है, कुछ चीज़ें कॉमन भी है, बट ज़्यादातर आप देखोगे कि दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू जो है ना वो अलग-अलग है और उसका रीज़न भी आपको यहाँ पे पता चलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं आपका। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि टेलर ने जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल दिए हैं, उनको सिर्फ मैनेजमेंट के प्रिंसिपल नहीं कहना, आपको उनको बोलना है साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, ठीक है? तो आप इसको प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कह सकते हैं, नॉट एन इश्यू। अब होता क्या है साइंटिफिक मैनेजमेंट? साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब होता है कि हम हर तरीके से साइंटिफिक मेथड्स को फॉलो करेंगे जब भी अगर हम बात करेंगे कि हमें अपनी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है। यहाँ पे जो फ्रेडरिक विंस्लो टेलर है, उनको यहाँ पे फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहा जाता है, इस बात का ध्यान रखिए, ठीक है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब टेलर का क्या मानना है? टेलर का मानना है कि कभी भी ना गेस वर्क जो होता है ना, जैसे हम इंट्यूशन पे बेस यहाँ पे काम करने लगते हैं, इसको हम रूल ऑफ थंब भी बोलते हैं। रूल ऑफ थंब का मतलब होता है, जैसे होता है ना कि जो लोग आज भी पढ़े लिखे नहीं होते, वो अंगूठे से साइन करते हैं, अंगूठा अपना वो थंब इम्प्रेशन से, राइट?
तो वही कहते हैं टेलर का मानना ये है कि आज के टाइम में ये जो अंगूठा टेक काम है, ये जो गेस वर्क है ना, इससे काम नहीं बनेगा। अगर आपको बेस्ट काम करना है ना, तो उसके लिए आपको स्टडी करनी पड़ेगी और वो स्टडी बहुत ही साइंटिफिक होनी चाहिए। पर्सनल बायस यहाँ पे कुछ नहीं होना और जितना अगर आप वेस्ट को रिड्यूस कर पाओगे, जितना आप अपनी क्वालिटी पे ध्यान दोगे, उतना ही ज़्यादा आपका आउटपुट यहाँ पे इंक्रीज़ होगा। तो ये सब बातें हमारे टेलर जी ने यहाँ पे कही। अब साइंटिफिक मैनेजमेंट को यहाँ पे क्यों नाम रखा गया तो इसका मतलब पहले समझ लेना। साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब है कि आपका फोकस होगा स्टैंडर्डाइजेशन करने पे, प्रॉपर सिलेक्शन करने में, प्रॉपर ट्रेनिंग करने में और कोऑपरेशन करने में बिटवीन द मैनेजमेंट एंड वर्कर। बच्चों ये जितनी भी पॉइंट्स यहाँ पे लिखी हुई है ना, यही सब आपके प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे के पॉइंटर्स हैं, ठीक है? तो अब देखते हैं कि टेलर ने ये तो कहा कि हमें कभी भी जो है पुरानी जो चीजें चली आ रही है, जो ट्रेडिशनल जो कस्टम्स हम लोग फॉलो कर रहे हैं, उसके ऊपर ही रिलाई नहीं करना कि यही बेस्ट है, हमें हमेशा इम्प्रोवाइज़ करना है। तो इम्प्रोवाइज़ कैसे करना है वो अभी भी इसने हमें बताया है। तो इसके अंदर आपको बहुत सारे प्रिंसिपल के थ्रू यहाँ पे टेलर इस बात को समझाते हैं। पहला प्रिंसिपल हमारे पास आता है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। अब इसका वही मतलब है जो मैंने अभी कहा कि टेलर अपोज करते थे किसी भी ट्रेडिशनल मेथड को। ऐसा नहीं है कि वो कंप्लीटली डिनाई करते थे कि ये जो मेथड है ये तो फॉलो ही नहीं करना है क्योंकि ये पुराना हो गया। नहीं, उनका कहना था कि व्हाई यू आर जस्ट मेकिंग द थिंग्स इन अ सर्टेन वे ओनली, व्हाई वी कांट मेक अ ट्रायल एंड एरर। ठीक है, क्यों हम और कोशिश नहीं कर सकते, क्यों अगर गलती भी होगी तो क्या हो जाएगा, लेकिन हम सीखेंगे तो सही ना। तो ही सजेस्टेड कि ईच जॉब शुड बी स्टडीड साइंटिफिकली, राइट? तभी हमें एक बेस्ट मेथड जो है काम करने का वो पता चलेगा। इसके अंदर आपको काम को एनालाइज़ करना पड़ता है, फिर बेस्ट टेक्निक को यूज़ करना पड़ता है और इस तरीके से आप हर काम के हर वर्कर के लिए एक स्टैंडर्डाइज़्ड चीज़ यहाँ पे तय कर देते हो कि दिस इज़ द थिंग, आपको यही मेथड फॉलो करना है क्योंकि ये बेस्ट है। ठीक है? तो वो अपने पर्सनल बायस के बेस पे नहीं बोल रहे कि ये चीज़ बेस्ट है, मुझे लग रहा है, नहीं। वो कह रहे हैं कि मैंने स्टडी करी है, साइंटिफिक यहाँ पे डिसीजन मेकिंग हुई है, तब मैंने यहाँ पे आपको बताया, ना कि जो पहले से चल रहा था उसी को फॉलो किया। ठीक है? देन बाय यूजिंग साइंटिफिक मेथड ऑर्गनाइजेशन जो है ना वेस्टेज को कम कर सकता है, रिसोर्सेज और एफिशिएंसी को बढ़ा सकता है। ठीक है? नेक्स्ट प्रिंसिपल उनका आता है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। अब हार्मनी का क्या मतलब है? हार्मनी का मतलब होता है जब आप मिलकर काम करते हैं, डिस्कॉर्ड का मतलब होता है जब आपके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। तो यहाँ पे टेलर साफ कह रहे हैं कि देखिए मैनेजमेंट और वर्कर यहाँ पे 2 हमारे एस्पेक्ट आते हैं, 2 आपकी पार्टीज़ होती हैं काम करते वक़्त। तो उनके बीच में ना हार्मनी होनी चाहिए, ना कि डिस्कॉर्ड, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। तो टेलर यहाँ पे कहते हैं देयर शुड बी कंप्लीट हार्मनी बिटवीन मैनेजमेंट एंड द वर्कर इंस्टेड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। बोथ शुड रियलाइज कि दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है, दोनों का कॉमन गोल है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना और प्रोडक्शन की एफिशिएंसी को बढ़ाना। उन्होंने ऐसे में टेलर का कहना था कि दोनों के बीच में ना एक मेंटल रिवॉल्यूशन आना चाहिए। मेंटल रिवॉल्यूशन का नाम क्यों उन्होंने दिया? उनका कहना था कि जब तक दोनों पार्टीज़ अपनी माइंड में एक क्लैरिटी नहीं लेकर आएँगे ना कि जो वो करते हैं, जो वो झगड़ा करते हैं वो गलत है, तब तक यहाँ पे कुछ भी बेटर नहीं होगा। ठीक है? तो इसको आप हाइलाइट कर लिए, ये कई बार पूछा जा चुका है। सो मेंटल रिवॉल्यूशन के बारे में यहाँ कहते हैं कि सजेस्टेड अ मेंटल रिवॉल्यूशन वेयर बोथ द पार्टीज चेंज देयर थिंकिंग एंड फोकस ऑन म्यूचुअल कोऑपरेशन, कि दोनों पार्टी जब तक म्यूचुअल कोऑपरेट नहीं करेंगी ना तब तक दोनों में से किसी का फायदा नहीं होगा। और कैसे करेंगे? मैनेजमेंट को कहना चाहिए कि जो भी गेन हुआ है वो वर्कर्स को दे और वर्कर्स को भी अननेसेसरली यहाँ पे स्ट्राइक वगैरह करके या किसी और तरीके से काम को बढ़ा रोकना नहीं है, बल्कि सिंसियरली यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए कंट्रीब्यूट करना है, मेहनत करनी है। ठीक है? सो दिस इज योर हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। नेक्स्ट पे आइए, नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ध्यान से सुनना, मेंटल रिवॉल्यूशन हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का पार्ट है, ये दूसरा है। ये भी बात थोड़ा बहुत सिमिलर है बट अलग है। यहाँ पे बात हो रही है इंडिविजुअलिज्म की। इंडिविजुअलिज्म क्या होता है? जब आप अपने बारे में सोचने लगते हैं कि जो है मैंने ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया है क्योंकि मुझे सैलरी चाहिए, क्योंकि मुझे करियर ग्रोथ चाहिए, क्योंकि मुझे अपना डेवलपमेंट करना है। लेकिन यहाँ पे टेलर का साफ कहना है कि जब तक आप इंडिविजुअलिज्म की तरफ भागोगे ना तब तक आप कभी कोऑपरेट नहीं कर पाओगे। ठीक है? तो उनका कहना था कि ऑपरेशन करना है, इंडिविजुअलिज्म नहीं जाना है। तो टेलर का मानना था, बेसिकली वहाँ पे ये क्यों बोल रहे हैं ये भी ध्यान से सुनना। टेलर का मानना था कि कंपटीशन होता है वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच, उसको रिप्लेस कर देना चाहिए कोऑपरेशन के साथ, क्योंकि दोनों के लिए एक दूसरे का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए काम कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर वो सोचते रहे कि हम हमारे लिए क्या बेटर है और मैनेजमेंट सोचे हमारे मेरे लिए क्या बेटर है, तो हमेशा कॉन्फ्लिक्ट ही होगा। तो मैनेजमेंट शुड कंसीडर कि वर्कर्स की जो भी सजेशंस होती हैं या फिर कुछ भी अगर उनके दिमाग में आइडिया है तो उनको डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करना चाहिए। एट द सेम टाइम कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे अवॉइड होने चाहिए बाय द वर्कर्स और उनको भी जो है डेडिकेशन के साथ काम करना चाहिए। तो इन शॉर्ट वे आप कह सकते हो एक पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट बनाने की और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने की कोशिश यहाँ पे की जाती है, राइट?
अब आता है प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज कैपेसिटी और फुल एफिशिएंसी। अच्छा, ये यहाँ पे एक लाइन वर्ड में लिखना भूल चुकी हूँ, जस्ट अ सेकेंड। टू हिज फुल एफिशिएंसी। अभी ये क्या है? इसका क्या मतलब होता है? टेलर स्ट्रेस करते हैं कि कोई भी जो वर्कर है ना, जब तक वो अपना फुल यूटिलाइज़ेशन नहीं करेंगे अपने पोटेंशियल का, तब तक आप उनको मतलब उनको प्रॉपर ट्रेनिंग अगर आप दे देते हो और उनकी एबिलिटीज़ पे अगर आप काम करते हो ना, तभी जाके वो अपना फुल पोटेंशियल को यहाँ पे हार्नेस करेंगे ऑर्गनाइज़ेशन के गोल्स के लिए। तो उनको कहना था कि वर्कर्स को काम भी ऐसा ही देना चाहिए जो उनके अंदर स्किल है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई यहाँ पे कॉमर्स टीचर है और उनको आपने क्या कर दिया, एसएसटी पकड़ा दी कि आप मैम ये पढ़ा लीजिए। या फिर आप उनको दे रहे हो कि फिज़िक्स पढ़ा लीजिए, अरे मैम 6th क्लास की साइंस पढ़ा लीजिए, वो तो आपने भी पढ़ी होगी। अगर इस तरीके से आप वर्कर से काम लोगे ना, तो कभी भी आपको आउटपुट अच्छा मिलेगा ही नहीं, ठीक है? तो अगर आप चाहते हो कि उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो, तो उसी के अकॉर्डिंग उनको ट्रेनिंग दो, ठीक है? उनको साइंटिफिकली उनको सिलेक्ट भी बहुत अच्छे से करो, उनकी एबिलिटीज़ के बेसिस पे या चाचा-भतीजा बात मत करो, जो बेस्ट एम्प्लॉयी है उसका सिलेक्शन करो, देन उसको ट्रेनिंग दो, राइट वे। तो दिस इज़ द वे डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज़ फुल एफिशिएंसी। ऐसे में क्या होगा, जो वर्कर है वो भी खुश होके काम करेगा और आपको भी रिजल्ट मिलेगा। तो फिर यहाँ पे चीज़ें जो है दोनों के फेवर में काम करेंगी। तो ये सारे हमारे टेलर के प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थे, एक बार फिर से देख लो क्या-क्या था। पहला था साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, यानी कि पुरानी घिसी-पिटी बातों को फॉलो नहीं करना, नए रूल्स लेकर आने हैं। देन आता है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, यानी कि दोनों को मिलके काम करना है, दोनों कौन है यहाँ पे, वर्कर्स भी और मैनेजमेंट भी। फिर इसी का एक्सटेंडेड वर्जन है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, कॉम्पिटिशन नहीं करना, उनकी भी सुन लो, इनकी भी सुन लो। एंड लास्ट है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज फुल एफिशिएंसी। तो ये आपके प्रिंसिपल दिए गए थे साइंटिफिक मैनेजमेंट के बाय द टेलर, राइट? अब हम आते हैं टेक्निक। देखो, प्रिंसिपल का तो मतलब वही हुआ कि जनरल गाइडलाइंस, है ना? कि मैंने एक छोटी अच्छी-अच्छी बातें बोल दी। बट वो अच्छी-अच्छी बातें मुझे अप्लाई कैसे करनी है ना, तो टेलर ने इसके लिए भी बातें बताई। उन्होंने कहा कि मैं काम करता हूँ, मैं कुछ तुम्हें टेक्निक बताता हूँ साइंटिफिक मैनेजमेंट को कैसे अप्लाई करना चाहिए। तो ध्यान से सुनना, ये टेक्निक्स है। पीछे जो पढ़ा वो प्रिंसिपल थे, ये टेक्निक थी कि असल में काम होगा कैसे। तो पहली टेक्निक आती है टेलर की, वो आती है फंक्शनल फोरमैनशिप। पहले आप इस नाम का मतलब समझो, तब आपको बात समझ में आएगी। नाम क्या है? फंक्शनल। दूसरा क्या है? फोरमैनशिप। देखो, फंक्शन का तो मतलब आपको पता होगा काम, राइट? एंड फोरमैनशिप का क्या मतलब होता है? फोरमैनशिप का मतलब होता है समबडी हू इज स्पेशलाइज्ड इन हिज वर्क, ठीक है? तो काम को लेकर यहाँ पे आपने स्पेशलाइज करना है। बेसिकली टेलर का मानना था कि किसी भी फैक्ट्री के अंदर, अगर मैं फैक्ट्री में काम कर रहा हूँ, तो 2 डिपार्टमेंट तो एटलीस्ट होने चाहिए। एक जिसको हम बोलेंगे प्लानिंग इंचार्ज, ठीक है? और दूसरा उसको हम बोलेंगे प्रोडक्शन इंचार्ज। अब ये जो प्लानिंग वाले लोग हैं, ये सिर्फ प्लानिंग का काम करेंगे और जो प्रोडक्शन में एक्चुअली काम करने वाले लोग हैं, वो सिर्फ प्रोडक्शन का ध्यान रखेंगे। देन उसके भी फर्दर उन्होंने कहा कि प्लानिंग के अंदर भी किस चीज़ की प्लानिंग? क्या आपको इंस्ट्रक्शन देने के लिए प्लानिंग करना है या टाइम और कॉस्ट के लिए प्लानिंग करना है या रूट यानी कि रास्ता क्या होगा काम का, उसके रिगार्डिंग प्लानिंग करना है या फिर आपने डिसिप्लिन को देखना है। ये सारा काम प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर होना चाहिए। वहीं पे जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, क्योंकि वो क्या करेंगे, वो एक्चुअली आउटपुट को बनाएँगे। तो उनको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि किस स्पीड से काम हो रहा है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर। यहाँ पे रिपेयर तो नहीं रिक्वायरमेंट है, इनकी मशीनें तो नहीं यहाँ पे गड़बड़ा गई हैं, पुरानी हो गई हैं, आउटडेट हो गई हों, डेप्रिशिएट हो गई हों। और गैंग बॉस का मतलब आपस में यहाँ पे जो वर्कर्स हैं वो लड़ाई करते वक़्त लड़ तो मतलब काम करते वक़्त लड़ाई तो नहीं कर रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं है या चीज़ों को तोड़-वोड़ तो नहीं रहे हैं, ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है। और एक इंस्पेक्टर होगा, इंस्पेक्टर का काम क्या है? इस इंस्पेक्टर का काम होगा कि लास्ट में जब आपके पास एक आउटपुट बन के आ जाएगा, एक यूनिट प्रोड्यूस हो जाएगी, आप उसको यहाँ पे स्टैंडर्ड अपने जो आपने सेट किए थे उससे कंपेयर करोगे, चेक करोगे कि जो गुड्स एंड सर्विसेज़ आप प्रोडक्शन करना चाहते थे वही बना है या लो क्वालिटी है, ठीक है? तो इस तरीके से यहाँ पे टेलर का मानना था कि जो अगर हर बंदे को आप एक काम दोगे ना और वो उस काम में परफेक्ट हो जाएगा, तभी यहाँ पे आप साइंटिफिक मैनेजमेंट की टेक्निक फॉलो कर पाओगे। अब सुनो क्या कहते हैं टेलर। टेलर का कहना है, लिसन, टेलर इंट्रोड्यूस फंक्शनल फोरमैनशिप टू इम्प्रूव सुपरविजन इन फैक्ट्रीज। अब देखो, हर पर्सन को आपने एक एक काम दे दिया, तो क्या इसे सुपरवाइज करना उसके लिए इजी नहीं होगा? अब इंस्पेक्टर का काम ये देखना नहीं है कि स्पीड क्या चल रही है, उसका काम सिर्फ क्वालिटी चेक करना है। स्पीड बॉस का काम सिर्फ टाइम देखना है। गैंग बॉस का काम सिर्फ लड़ाई चेक करना है। रिपेयर बॉस का काम ये काम है कि मशीन कोई भी बंद नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे में हर पर्सन को जब आप एक काम यहाँ पे अलोकेट कर देते हो ना, तो बेस्ट रिजल्ट आना तो तय है, राइट? तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि सुपरविज़न आपका ईज़ी हो जाएगा। एक फोरमैन की वजह आपने क्या किया, मल्टीपल स्पेशलिस्ट को रखा, ठीक है? अब ये क्या है, ये जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये जो 8 लोग हैं आपके, इनको क्या कहा जाएगा? ये सारे के सारे आपके क्या हैं? ये आपके फोरमैन हैं। फोरमैन किसको बोलते हैं? सुपरवाइज़र को ही बोलते हैं, ठीक है? सो दिस लेड टू द डिवीज़न ऑफ वर्क, काम का बँटवारा भी हो गया और प्लानिंग और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आपके बन गए और हर वर्कर को गाइडेंस मिलती रहेगी एक एक्सपर्ट बंदे से और ऐसे में उसकी क्वालिटी और एफिशिएंसी काम की
पड़ेगी। देखो नीचे सारे के सारे किसको गाइड कर रहे हैं? वर्कर्स को गाइड कर रहे हैं। फाइन, तो दिस इज़ योर फंक्शनल फोरमैनशिप। ये पहली टेक्निक है जो यहाँ पे टेलर ने बताई। आते हैं दूसरी टेक्निक पे। दूसरी टेक्निक है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिम्प्लिफिकेशन। अब ये 2 अलग-अलग टर्म है, स्टैंडर्डाइज़ेशन का क्या मतलब होता है, सिम्प्लिफिकेशन का क्या मतलब होता है। देखिए, मान लो कि मुझे क्या करना है ना, मैं आपसे एग्ज़ाम्पल के साथ पूछती हूँ। सपोज़ करिए कि आपको एक आटे की थैली लेकर आनी है, ठीक है? घर में आटा आपका खत्म हो गया और आपकी मम्मा ने बोला कि आप जाओ और मार्केट से जो है गेहूँ की थैली लेकर आओ, ठीक है? अब मुझे बताइए आपको किस-किस साइज़ की गेहूँ की थैली आपको जनरली मार्केट में मिलती है? आपको मिलती है 5 केजी की, आपको मिल जाती है 10 केजी की, देन आपको सीधा 20 केजी मिलेगा और उसके बाद डायरेक्ट आपको 50 केजी ही मिलेगा, ठीक है? कभी आपने ध्यान दिया है कि मैम आप पे 1.5 केजी का यहाँ पे पैकेट क्यों नहीं मिलता? अब ये मत कहना कि मैम ओपन में मिल जाता है, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है? या फिर आपने कभी सोचा 7.5 किलो की थैली क्यों नहीं मिल रही है? बिकॉज़ स्टैंडर्ड्स जो है ना वो ऑलरेडी डिसाइडेड होते हैं और ऐसा नहीं है कि किसी ने 1.5 किलो, 7.5 किलो, 9.5, 10.5, पौने 10, सवा 12 इन सब टेक्निक्स के, इन सब स्टैंडर्ड्स के बारे में नहीं सोचा होगा, बिल्कुल सोचा होगा। बट उन्होंने क्या डिसाइड किया होगा, उन्होंने ऐसे में क्या होता है ना, यही होता है स्टैंडर्डाइज़ेशन करना। स्टैंडर्डाइज़ेशन में क्या होता है कि आप ना हर चीज़ के लिए एक स्टैंडर्ड सेट कर देते हो कि इस प्रोसेस में क्या स्टेप होनी चाहिए, कितना मटेरियल लगना चाहिए, क्या टूल होना चाहिए और कैसा हमारा फाइनल परफॉर्मेंस होना चाहिए। ऐसे में क्या होता है, एक यूनिफ़ॉर्मिटी आ जाती है, एक कंसिस्टेंसी बन जाती है आपके प्रोडक्शन में। यानी कि एक आपने मशीन ऐसी तैयार कर दी जो आपको आराम से 5 किलो का पैकेट जो है बना के उसमें मटेरियल उतना ही डाल के और रेडी करके बना के दे देगी। तो इसीलिए कोशिश की जाती है स्टैंडर्डाइज़ेशन के अंदर कि एक चीज़ को फिक्स कर लो। क्या-क्या चीज़ें फिक्स हो रही हैं यहाँ पे, ध्यान से सुनो क्या-क्या फिक्स हुआ। पहले आपने प्रोसेस फिक्स किया, फिर आपने मटेरियल फिक्स किया, फिर आपने टूल फिक्स करा, परफॉर्मेंस फिक्स करी और इस तरीके से आपके प्रोडक्शन में कंसिस्टेंसी और यूनिफॉर्मिटी आई, ठीक है? तो ध्यान से सुनना, फिर से एक बार देख लो इसको, बेशक से टाइम लो क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, आना ही आना है ये आपका। फिर से सुनो क्या-क्या स्टैंडर्डाइज़ेशन में आपने डिसाइड किया। क्या प्रोसेस हो सकता है, क्या मटेरियल हो सकता है, क्या कितना टूल कौन-सा टूल यूज़ करेंगे, क्या परफॉर्मेंस होनी चाहिए और ये सब किस लिए किया? ताकि आपके प्रोडक्शन के अंदर यूनिफ़ॉर्मिटी आ सके और कंसिस्टेंसी आ सके। मतलब एक 5 किलो थैली का मतलब ये होगा कि आपको इसमें 4.5 किलो का आटा नहीं मिलेगा भाई, वो 5 केजी है तो 5 केजी है। अब ये तो हुआ आपका स्टैंडर्डाइज़ेशन, राइट? अब स्टैंडर्डाइज़ेशन तो मैम समझ में आ गया। अब मैम बता दो सिम्प्लिफिकेशन। सिम्प्लिफिकेशन स्टैंडर्डाइज़ेशन का उल्टा है, कैसे? जैसे मैंने कहा कि मेरे को स्टैंडर्डाइज़ेशन में मुझे ऐसा लग रहा है कि एक तो लोग ना 5 किलो की थैली खरीद लेंगे, एक लोग 2 किलो की भी चलो खरीद लेंगे। मेरे को लग रहा है 2.5 किलो भी खरीद सकता है कोई, फिर 10 किलो भी, फिर 15 किलो भी, फिर 20 किलो की, ठीक है? और फिर आपके 25 और 50 ये मैंने स्टैंडर्ड सेट कर दिए थे, ठीक है? ये मैंने परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट किया है, ध्यान रखना। अब इस परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड से जब मैं मार्केट में गई तो मुझे पता चला कि 5 किलो की खरीदारी हो जाती है, वेट अ सेकंड, कि लोग है ना जनरली 5 केजी का सामान खरीद रहे हैं, 5 केजी का भी खरीद रहे हैं, 10 केजी का भी खरीद रहे हैं और 25 और 50 सिर्फ ये स्टैंडर्ड मेरे बिक रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मैम ये जो आपने बीच के बाकी के जो स्टैंडर्ड एस्टेब्लिश करे हैं ये अननेसेसरी हो गए। ठीक है? लोग इसको जो है ले ही नहीं रहे हैं। तो ऐसे में आपने क्या करना है, उनको रिमूव कर देना है। तो सिम्प्लिफिकेशन यही होता है। सिम्प्लिफिकेशन का मतलब होता है कोई भी अगर अननेसेसरी वैरायटी आपने बना दी, कोई भी आपने प्रोडक्ट में कॉम्प्लेक्सिटी डाल दी जिसको लोग पसंद ही नहीं कर रहे हो। मैंने आपको ये सिर्फ़ एक एग्ज़ाम्पल दिया था, वो आप किसी भी चीज़ को कम कर सकते हो, ठीक है? कुछ भी अननेसेसरी आपके प्रोडक्ट में आपको लग रहा है, इससे क्या होगा, इससे एक तो आपका कॉस्ट कम होगा, आपका टाइम भी सेव हो जाएगा और आप एफिशिएंटली भी काम करोगे क्योंकि अब जहाँ पर आपने 10 चीज़ें बनानी थी, वहाँ आपने 4 का सिलेक्शन कर लिया, ठीक है? तो दैट इज़ नोन एज़ योर सिम्प्लिफिकेशन, राइट? तो सिम्प्लिफिकेशन में क्या किया हमने, कॉस्ट को कम करने की कोशिश करी, टाइम को सेव करने की कोशिश करी, एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने की कोशिश करी। कैसे? हमने अननेसेसरी कोई भी अगर यहाँ पे वैरायटी थी, कोई भी कॉम्प्लेक्स स्टेप था, वो सब यहाँ पे रिमूव कर दिया। तो ध्यान रखना स्टैंडर्डाइज़ेशन एक थोड़ा-सा आप कह सकते हो कि थोड़ा-सा पॉजिटिव प्रोसेस है, जबकि सिम्प्लिफिकेशन थोड़ा-सा नेगेटिव प्रोसेस है। यहाँ चीज़ें बढ़ाई जाती हैं और डिसाइड बाद में किया जाता है कि बेस्ट का, यहाँ पे अननेसेसरी चीज़ों को कम किया जाता है। सो ये थी आपकी सेकंड टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। नेक्स्ट टेक्निक पे आते हैं। नेक्स्ट टेक्निक आपकी यहाँ पे मेथड स्टडी। मेथड स्टडी का क्या मतलब है? जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है कि टेलर का मानना ये है कि कोई भी काम को ऐसे ही नहीं कर देना है। आपने क्या करना है? आपने आइडेंटिफाई करना है। क्या आइडेंटिफाई करना है? कि इस काम को करने का बेस्ट मेथड क्या हो सकता है, राइट? तो टेलर कहते हैं कि फोकस ऑन आइडेंटिफिकेशन द बेस्ट वे ऑफ डूइंग अ जॉब। इट एनालाइज द एक्टिविटीज इन्वॉल्व्ड इन द प्रोडक्शन एंड सेलेक्ट द मोस्ट एफिशिएंट मेथड। ताकि आपकी कोई भी अननेसेसरी स्टेप ना लो, वही सारे पॉइंट कि आपका कस्टमर भी खुश रहे, रिसोर्सेज भी यूटिलाइज हो जाए, क्वालिटी भी इंप्रूव हो जाए, ये सब आपके रीजन रहेंगे। देन नेक्स्ट स्टडी आपकी आती है मोशन स्टडी। अब मोशन स्टडी क्या है भाई? मोशन स्टडी में क्या रिमूव करोगे? देखो मोशन का मतलब होता है, जैसे यहाँ देखो
आपकी बुक में ना इसका एग्ज़ाम्पल भी दिया हुआ है। कैसे एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है? जैसे मान लो एक वर्कर है, उस वर्कर को क्या करना है, यहाँ पे कुछ ब्रिक्स हैं, यहाँ आपका वो वर्कर है और इसको यहाँ से ब्रिक्स उठानी है और यहाँ पे लगाते जाना है, ठीक है? एक-एक ब्रिक्स को यहाँ लगाते जाना है। अब टेलर जो थे ना वो बड़े कीन ऑब्ज़र्वर थे। तो एक दिन टेलर बैठ के सारे वर्कर्स को ऑब्ज़र्व करते हैं और उन्हें पता चलता है कि भैया ये जो एक ये वर्कर है, इसको यहाँ पे इस ब्रिक्स को उठाकर यहाँ रखने के लिए सिर्फ़ 3 मूवमेंट की ज़रूरत थी। 3 मूवमेंट क्या? एक तरफ इसकी तरफ हाथ उठाया, बढ़ाया, उठाया, पलटा और यहाँ पे रख दी, ठीक है? ये 3 स्टेप होने चाहिए थे, बट उन्होंने रियलाइज़ किया कि जो वर्कर है ना, असल में इस छोटे से काम को करने के लिए भी 12 टू 20 मूवमेंट्स का इस्तेमाल कर रहे थे, ठीक है? तो यही उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने कहा कि एक स्टडी होनी चाहिए, मोशन स्टडी। मोशन मतलब कि किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी टास्क को परफ़ॉर्म करने के लिए कितनी मूवमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। और अगर कुछ भी अननेसेसरी यहाँ पे हो रहा है, उसको एलिमिनेट कर दिया जाए, ठीक है? लेकिन ध्यान रखना कि फटीग के लिए भी आपको फटीग मतलब होता है टायर्डनेस, थकान जो आपको होती है, तो उसके लिए आपको टाइम यहाँ पे देना पड़ेगा। यानी कि क्योंकि आप ह्यूमन से डील कर रहे हो ना, यू कांट से कि वो बिना थके कई बार ऐसा होता है कि जब हम थक जाते हैं, मान लो कुछ छोटी-सी बात हम पसीना ही पोंछ रहे हैं, तो यहाँ पे टेलर ये थोड़ी कहेगा कि अरे ये तो अननेसेसरी मोमेंट हो गई। नहीं, ऐसे नहीं डील करना, लेकिन जितना हो सके जो वेस्टेज आपका होता है कि आप बातें कर रहे हो, आप ऐसे आराम से खड़े हो, वो सब नहीं होना चाहिए। So by reducing extra movement, work can be completed faster and more efficiently, right? नेक्स्ट टेक्निक पे आते हैं। नेक्स्ट टेक्निक का नाम है यहाँ पे टाइम स्टडी। जो टाइम में क्या है, टाइम की स्टडी का मतलब ये हुआ कि आपको ये भी होना चाहिए कि किसी भी टास्क को कंप्लीट करने का स्टैंडर्ड टाइम क्या है, ताकि आप टारगेट फिक्स करो और प्लान करो काम को हर बार करने से पहले। इससे आपको हेल्प मिलेगी कि कितने वर्कर्स की जरूरत है और वेज सिस्टम भी आप डिसाइड कर पाओगे, राइट? तो प्रॉपर टाइम से आपका एफिशिएंसी यहाँ पे बढ़ जाएगी वर्कर्स की। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी वर्कर को आपने बोला कि 100 यूनिट बनाने के लिए 5 आवर्स आपके होंगे, ठीक है? अब अगर 5 घंटे में वो 100 यूनिट्स प्रोड्यूस नहीं कर पाते, तो ऐसे में आप कह सकते हो कि आपने एफिशिएंटली काम नहीं किया, तो आपकी जो वेज होंगे उस पे फर्क आएगा। तो ये एक तरीके से वेज सिस्टम को भी डिजाइन कर सकते हो आप इस अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हमारे पास आता है फटीग स्टडीज़। तो क्या होती है भाई फटीग स्टडी? फटीग स्टडी का मतलब वही जो मैंने अभी आपको बताया था, जब आप टायर्ड फील करते हो, जब आप थक जाते हो, तो कितना रेस्ट टाइम आपको चाहिए। तो यहाँ पे टेलर ने कहा कि जो र रेस्ट का जो इंटरवल होता है ना, वो भी आपका फिक्स होना चाहिए। कंटीन्यूअस वर्क करना आपके प्रोडक्टिविटी को भी डिक्रीज़ करेगा और आपको बिल्कुल टायर्ड कर देगा, जिससे आपके आने वाले फ्यूचर की हेल्थ पे भी असर पड़ेगा, राइट? तो प्रॉपर ब्रेक होने चाहिए वर्कर्स को, ताकि वो एनर्जी रीगेन कर सके, प्रोडक्टिविटी पे इफेक्ट ना आए। लास्ट टेक्निक आती है हमारी, जो टेलर ने यहाँ पे दी थी, दैट इज डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। तो क्या होता है डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम? सो बेसिकली आपके टेलर का कहना था कि अगर हर एम्प्लॉय को, अब एम्प्लॉय नहीं बोलूंगी, हर लेबर वर्कर को, ठीक है, अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर वर्कर को सेम वेज रेट दिया जाएगा, तो उनके परफॉर्मेंस में कभी कोई चेंज ही नहीं आएगा। वो सब ये सोचेंगे कि यार मैं यहाँ पे जो है प्रोडक्शन करूं, जस्ट सेकंड, मैं प्रोडक्शन करूँ मेरे यहाँ पे 100 यूनिट या मैं प्रोडक्शन करूँ 80 यूनिट, मुझे वेज तो सेम ही मिलना है। मेरी दिन की दिहाड़ी तो फिक्स है कि मुझे ₹500 मिलेंगे, तो मैं क्यों इतनी मेहनत करूँ? तो यहाँ पे टेलर कहते हैं कि नहीं, अगर ऐसे आप करोगे ना, तो सच में ये वर्कर यहाँ पे गलत नहीं है जो ऐसे सोच रहा है। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको सभी का जो वेज है ना, वो पीस पीस मतलब यूनिट के हिसाब से यहाँ पे डिफर कर देना चाहिए, अलग-अलग कर देना चाहिए। जैसे अब मैं आपको इसका एग्ज़ाम्पल देती हूँ, आपको तब ज़्यादा समझ में आएगा। सपोज़ करिए यहाँ पे टेलर क्या कहते हैं ना, सपोज़ क्या करना, आप एग्ज़ाम्पल से देखो। फॉर एग्जाम्पल टेलर कहते हैं अगर कोई कोई पर्सन यहाँ पे 100 यूनिट प्रोड्यूस करता है, ठीक है? तो उनको हम एट द रेट 40 पर यूनिट देंगे। ये वेज होगा, तो आपके यहाँ पे आपकी कितनी सैलरी बन जाएगी एक दिन की? 4000 रुपए, राइट? लेकिन अगर आपने 101 यूनिट भी प्रोड्यूस कर दी ना, एक भी एक्स्ट्रा कर दी, 101 नहीं लेंगे, चलो 110 ले लेते हैं। अगर आपने यहाँ पे 110 यूनिट प्रोड्यूस कर दी, तब आपका जो वेज रेट रहेगा, वो 40 नहीं बल्कि 50 आ जाएगा। अब 50 पर यूनिट का क्या मतलब होगा? 50 का मतलब यहाँ पे होगा, अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा? 5500। तो बच्चे कितना गैप हो गया? आपका ₹1500 का गैप है। तो ये टेलर ने कहा था कि देखो ये काफ़ी इंसेंटिवाइज़ करेगा कि अगर मैंने 10 यूनिट और बना दी, मेरे पैसे ₹1500 बढ़ जाएँगे। तो इस तरीके से टेलर का कहना था कि एक इंसेंटिव सिस्टम आपका होना चाहिए, वेज रेट सिस्टम, राइट? सबको सेम नहीं करना चाहिए। अब इसको देखो, टेलर इंट्रोड्यूस करते हैं वेज सिस्टम वेयर वर्कर्स आर पेड बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस। एफिशिएंट वर्कर रिसीव हायर वेज, इनएफिशिएंट वर्कर रिसीव लोअर वेज एंड दिस मोटिवेट वर्कर टू इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस एंड अचीव हायर प्रोडक्टिविटी। इस तरीके से आप रिवॉर्ड एफिशिएंसी भी कर सकते हो और डिस्करेज कर सकते हो लोगों को जो इनएफिशिएंट है यहाँ पे।
सो इसके साथ ही बच्चों हमने कंप्लीट कर ली है हमारी टेलर की साइंटिफिक टेक्निक। पहले हमने उसके प्रिंसिपल्स को पढ़ा एंड देन हमने उनकी टेक्निक्स को पढ़ा। अब हम आ जाते हैं फ्यूल के प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पे। तो देखिए फ्यूल को पढ़ने से पहले मैं थोड़ा-सा आपको बता दूँ कि जो टेलर थे ना, वो ऑपरेशनल लेवल अभी आपने फर्स्ट चैप्टर में लेवल ऑफ मैनेजमेंट पढ़े थे। लेवल ऑफ मैनेजमेंट के हमने देखा था कि 3 लेवल ऑफ हो सकता है, आपका टॉप लेवल हो सकता है, आपका मिडल हो सकता है और आपका ऑपरेशन। जो टेलर थे ना, वो आपके सुपरवाइज़र रहे हुए थे, तो उन्होंने जो है यहाँ पे यानी कि आपके ऑपरेशन लेवल पे काम किया। लेकिन आप देखोगे ये जो फ्यूल है ना हमारे जिनका पूरा नाम है हेनरी फ्यूल। सो हेनरी फ्यूल जो है वो फ्रेंच के अंदर एक माइनिंग इंजीनियरिंग थे, राइट? और उन्होंने भी काफ़ी कंट्रीब्यूट करा बट ये जो थे ना ज़्यादातर टॉप लेवल मैनेजमेंट पे काम कर रहे थे। तो इनकी थोड़ी-सी हिस्ट्री पढ़ लेते हैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट है आपके लिए। हालाँकि एग्ज़ाम में कभी नहीं पूछा जाएगा बट अगर जब तक ये नहीं पढ़ोगे ना, तब तक आपको थोड़ा-सा आइडिया नहीं रहेगा उनकी पर्सनैलिटी के बारे में, वो कभी भी कुछ भी बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं। तो उनको यहाँ पे कहा जाता है फादर ऑफ इन्हें क्या कहा जाता है? फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट या फिर सिंपली भी अगर आपकी बुक में पूछा हो ना हू इज़ नोन एज़ फादर ऑफ मैनेजमेंट तो आपको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट तो आप इसका नाम लिख सकते हो फ्यूल्स, ठीक है? हेनरी फ्यूल। सो हेनरी फ्योल जो थे ना, ही फोकस ऑन द ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन रादर देन जस्ट शॉप फ्लोर एक्टिविटी यानी कि टेलर के लिए कहा जा रहा है कि जो टेलर थे वो शॉप फ्लोर एक्टिविटी यानी कि ऑपरेशनल लेवल पे काम कर रहे थे, उनका पूरा फोकस वहाँ था। जबकि जो हेनरी फ्यूल है, इन्होंने ओवरऑल मैनेजमेंट यानी कि एक मैनेजर को कैसे एक्चुअली पॉलिसी स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, ओवरऑल ग्रोथ कैसे करना है, उसके बारे में यहाँ पे फ्यूल बात करते हैं। राइट तो उन्होंने यहाँ पे 14 हमें प्रिंसिपल दिए हैं जो कि गाइड करते हैं मैनेजर्स को डिसीजन मेकिंग के लिए और अगेन ये प्रिंसिपल जो है हमारे फ्लेक्सिबल होते हैं और एज़ ए गाइडिंग टूल होते हैं, ये तो हमें पता है। तो हेनरी फ्यूल का जन्म होता है बच्चों फ्रांस के अंदर 1849 के अंदर और ये एक वर्क करते हैं माइनिंग कंपनी में, बाद में उसी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर बनते हैं। ध्यान से सुनना जब इन्होंने एज़ अ माइनिंग इंजीनियर यहाँ पे जॉइन किया था ना, तब वो उनकी कंपनी लॉस में थी और जब तक ये मैनेजिंग डायरेक्टर बने वो उस टाइम पे सबसे प्रॉफिटेबल ऑर्गनाइजेशन में से एक था। तो ये कंट्रीब्यूशन है हमारे हेनरी फ्यूल का हमारे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर। तो अब देख लेते हैं ऐसा क्या कमाल का प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इन्होंने दे दिया, जिसकी वजह से जो कंपनी है वो रातों-रात तो नहीं लेकिन कुछ टाइम के बाद प्रॉफिटेबल ऑर्गनाइजेशन के पार्ट बन गई। तो देखो पहला प्रिंसिपल है बड़ा बेसिक सा, डिवीज़न ऑफ वर्क। अब जैसे आपको अगर याद हो टेलर ने हमें बोला था क्या? टेलर ने कहा था फंक्शनल फोरमैनशिप। यही कहा था फंक्शनल फोरमैनशिप यानी कि हर पर्सन को यहाँ पे जो है ना काम उनका स्पेशलाइज्ड होना चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि उनसे एक ही काम दिया जा रहा है, वो उसमें परफेक्ट हो जाएँगे, स्पेशलाइज्ड हो जाएँगे, तभी वो आगे वर्कर्स को गाइड करेंगे। लाइकवाइज़ आपके हेनरी फ्योल भी कहते हैं कि ना सिर्फ ऑपरेशनल लेवल पे बट थ्रू आउट द ऑर्गनाइजेशन आपका जो यहाँ पे डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए। ऐसे आप देख रहे हो एक पर्सन है, इन्होंने आगे 3 पर्सन को डेलीगेट किया, इन्होंने आगे जो है हर पर्सन को काम डेलीगेट किया। सो क्या होता है वर्क शुड बी डिवाइडेड इंटो स्मॉल एंड स्पेशलाइज्ड टास्क सो दैट ईच एम्प्लॉयी परफॉर्म अ स्पेसिफिक जॉब रिपीटेडली। दिस लीड टू स्पेशलाइजेशन होगा, बेटर स्किल होगी, हायर एफिशिएंसी होगी। ठीक है? ध्यान से सुनना, यहाँ पे डिवीजन ऑफ वर्क यहाँ पे स्पेशलाइजेशन के बेसिस पे करना है। मतलब काम तो बाँटना है लेकिन काम उसी को देना है जिसको आता हो। मेरिट क्या रहेगा, इसका बेनिफिट क्या रहेगा? प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, क्वालिटी बढ़ेगी, टाइम बचेगा और स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट तो आपको मिलेगा ही। तो ये था हमारा पहला प्रिंसिपल, आते हैं दूसरे प्रिंसिपल पे। तो फ्यूल कहते हैं कि अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी पहले तो समझो अथॉरिटी क्या होती है? पावर टू मेक डिसीजन और रिस्पांसिबिलिटी क्या होती है? ऑब्लिगेशन टू फुलफिल दैट रिस्पांसिबिलिटी। या वर्क तो अथॉरिटी मतलब पावर आपके पास और रिस्पांसिबिलिटी मतलब आपके ऊपर का आपकी ड्यूटी आपका ऑब्लिगेशन। तो फ्यूल का कहना था कि ये जो दोनों है ना ये इक्वल होने चाहिए, ना तो अथॉरिटी एक्सीड करनी चाहिए ना आपकी रिस्पांसिबिलिटी एक्सीड करनी चाहिए। ऐसा क्यों? देखो अगर आपको किसी को ज्यादा अथॉरिटी यहाँ पे दे दोगे, सपोज करो अथॉरिटी ज्यादा है तो क्या होगा, वो मिसयूज करेंगे अपने पावर का, राइट? वो यहाँ पे जो है थोड़ा सा ब्यूरोक्रेटिक थोड़ा सा माहौल क्रिएट कर देंगे, है ना, अथॉरिटी वाला। लेकिन अगर किसी पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होगी तो भी क्या अच्छा है? नहीं मैम, तब भी अच्छा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बच्चे वो ओवरबर्डन हो जाएगा, उसका काम में मन नहीं लगेगा, वो अपनी एफिशिएंसी यहाँ पे लूज़ कर जाएगा काम को लेकर। तो ऐसे में ना अथॉरिटी ज़्यादा होनी चाहिए, ना रिस्पॉन्सिबिलिटी, दोनों ही कैसी होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। तो इसीलिए मैंने आपको ये डायग्राम बनाया है, आप अपने बुक के अंदर भी या रजिस्टर के अंदर भी जहाँ आप नोट्स बनाओ, वहाँ ये डायग्राम बना लेना, ठीक है? सो अथॉरिटी इज़ द राइट टू गिव एन ऑर्डर, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ द ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म, बोथ शुड गो टुगेदर, वन कैन नॉट फंक्शन इफेक्टिवली विदाउट द अदर। ऐसा नहीं कर सकते ना कि किसी को आपने क्या किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, आप उसको पावर ही नहीं दे रहे हो, अथॉरिटी काम करने का आपने पावर ही नहीं दिया। ऐसा बंदा काम कर सकता है? नहीं कर सकता। सो इंश्योर क्या करता है, अगर ये दोनों इक्वल रहेगी, अगर अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी इक्वल रहेंगी, बैलेंस रहेगी, देन आप किसी से अकाउंटेबिलिटी मांग सकते हो, परफॉर्मेंस जो है वो ड्यूटीज की विदाउट कंफ्यूजन हो जाएगी। फाइन।
आते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल पर। नेक्स्ट प्रिंसिपल है डिसिप्लिन। देखो डिसिप्लिन तो आपको भी कई बार क्लास में कहा जाता होगा, टीचर में दोबारा कि आप स्टे इन डिसिप्लिन, बी इन डिसिप्लिन एंड दिस एंड दैट, ठीक है। डिसिप्लिन का क्या मतलब होता है? डिसिप्लिन का मतलब था ओबीडियंस, रिस्पेक्ट फॉर रूल एंड प्रॉपर बिहेवियर। और ये आपके अच्छे सुपरविजन, क्लियर एग्रीमेंट और फेयर पेनल्टी ऑफ वायलेशन से होगा। यानी कि यहाँ पर फ्योल बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि जब मैं बात करूं डिसिप्लिन की तो ये सिर्फ वर्कर्स पे एप्लीकेबल नहीं है, ऐसा नहीं है। आपके एम्प्लॉइज जो हैं, ठीक है, एम्प्लॉयर्स जो हैं, उनके ऊपर भी डिसिप्लिन होता है, वर्कर्स के ऊपर। और ये सब फेयर होना चाहिए, इसके लिए अच्छा सुपरविज़न होना चाहिए, जो एग्रीमेंट है काम को लेकर वो पूरे फेयर होने चाहिए। और कभी भी अगर कोई वायलेशन करता है ना, तो उनके लिए भी पेनल्टीज़ पहले से डिसाइडेड होनी चाहिए, ताकि किसी के साथ भी इनजस्टिस यहाँ पे ना हो। अब डिसिप्लिन से क्या होगा? ऑर्डर मेंटेन होगा, स्मूथ ऑपरेशन होगा ऑर्गनाइजेशन में, तो सब कुछ बढ़िया से काम करेगा, राइट? आते हैं नेक्स्ट हमारे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पे, जिसका नाम क्या है यहाँ पे? यूनिटी ऑफ कमांड। मोस्टली आपका पूछा जाता है यूनिटी ऑफ कमांड। क्या है यूनिटी ऑफ कमांड? ये देखिए, ये है आपका यूनिटी ऑफ कमांड। अब आप बताइए, अगर आपके इस टाइम टेबल के अंदर, स्कूल के टाइम टेबल के अंदर एक ही सब्जेक्ट के लिए सॉरी, एक ही पीरियड के अंदर अगर 3 सब्जेक्ट का टाइम टेबल फिक्स हो जाए, यानी कि आपको जो है 10 से साढ़े 10 बजे तक मैथ्स भी पढ़ना है, हिंदी भी पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है, ठीक है? तो क्या होगा भाई? आप कौन-सी क्लास में जाके बैठोगे? अब ये मत कहना कि मैम हमारे पास हिंदी नहीं है तो हम इंग्लिश में चले जाएँगे, या जिसके पास मैथ्स नहीं है वो भी इंग्लिश ले लेंगे, लेकिन इंग्लिश तो कॉमन सब्जेक्ट होता है, या फिर अगर आप लैंग्वेज तो एक मैंडेटरी है। तो यही होती है प्रॉब्लम। तो फेयोल का क्या कहना था ना, कि कभी भी आपने कन्फ्यूजन क्रिएट ही नहीं करनी कमांड को लेकर। कमांड मतलब किसी को इंस्ट्रक्शन। तो जब भी किसी वर्कर को यहाँ पे इंस्ट्रक्शन मिल रही हो ना, वो एक ही पर्सन से मिल रही हो। जैसे अब ये वाला सीन देख रहे हो, यहाँ पे जो ये वर्कर है, ये यहाँ से भी इंस्ट्रक्शन ले रहा है और यहाँ से भी इंस्ट्रक्शन ले रहा है। अब वो कन्फ्यूज़ हो जाएगा ना, कि पहले मैं इन सर की बात मानूँ या इन सर की बात मानूँ। तो इस तरह की कन्फ्यूजन आपने कभी भी क्रिएट नहीं करनी है, पूरा क्लैरिटी रखनी है काम को लेकर वर्कर्स के अंदर या सबऑर्डिनेट के अंदर। एन एम्प्लॉयी शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर, राइट, एट अ टाइम। ऐसा नहीं बोल रहे कि दूसरे सुपीरियर से कमांड ही नहीं लेंगे, लेकिन एक बारी में तो एक ही कमांड को काम कर सकते हैं ना वो। तो कन्फ्यूजन नहीं लानी है, ठीक है? इससे फायदा क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा और ओवरलैपिंग भी नहीं होगा काम का। नेक्स्ट हमारे पास आता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो डायरेक्शन देख रहे हो, ये सब लोगों ने इसको उठाया हुआ है और ये पर्सन जो है इनको बता रहा है कि सामान को लेकर कहाँ जाना है। अगर ये लोग ऐसे उठाकर इस एरो को और यहीं पे घिसराते रहेंगे, आगे पीछे अलाइन करते रहेंगे, तो कभी भी जो है आगे नहीं जा पाएंगे। तो ऐसे में क्या होना चाहिए ना, हमारे जो हर डिपार्टमेंट, मान लो ये सारे के सारे आपके डिपार्टमेंट है, प्लानिंग, फाइनेंसिंग, मार्केटिंग, ये सारे डिपार्टमेंट है। इस तरीके से हर डिपार्टमेंट एक प्लान यहाँ पे बनाता है, लिखा हुआ है ना, वन हेड वन प्लान। नो डाउट, ठीक है, हर डिपार्टमेंट की अपनी प्लान होती है, पॉलिसीज़ होती है, स्ट्रैटेजीज़ होती हैं। लेकिन उनको कभी भी ओवरऑल ऑर्गनाइज़ेशन के गोल को नहीं भूलना चाहिए। उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि वो सारी की सारी एक्टिविटी एक सेम ऑब्जेक्टिव के लिए की जा रही है, राइट? तो इससे आपका प्रॉपर कोऑर्डिनेशन और फोकस बने रहेगा। तो फायदा क्या है? डुप्लीकेशन नहीं होगा और एफिशिएंट यूज़ भी हो पाएगा रिसोर्सेज़ का। नेक्स्ट हमारे प्रिंसिपल आता है, दैट इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। क्या है? सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। यानी कि कभी भी अगर आपको चुनना हो कि 1 या 10, तो आपको 10 की तरफ जाना है। यानी कि अगर कोई ऐसा स्टेप आप ऑर्गेनाइजेशन में ले रहे हो जिससे 1% का तो लॉस हो रहा है, बट ओवरऑल बाकी लोगों का यहाँ पे जनरल इंटरेस्ट फायदा हो रहा है, तो आपको हमेशा वो डिसीजन मेकिंग कर लेनी है एज ए मैनेजर। So interest of the organization should be given priority over individual interest of employees. Manager must ensure that personal goals do not interfere with the organizational objective. जैसे फर्स्ट चैप्टर में बताया गया था ना, कि मैनेजमेंट के जो गोल्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं, वो सोशल भी होते हैं, पर्सनल भी होते हैं और ऑर्गेनाइजेशनल भी होते हैं। तो ये साफ बोल रहे हैं फ्यूल की, देखो जब बात ऑर्गेनाइजेशन की आएगी, तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को तो थोड़ा सा यहाँ पे एट स्टेक डाला जाएगा, ठीक है? तो आपको ऑर्गेनाइजेशन की गोल को हमेशा प्रायोरिटी रखनी है और यही इसका मेरिट भी है। नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन मतलब भैया पैसा। पैसा कैसे? देखो, आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी ऑर्गनाइजेशन को जॉइन करते हैं, तो आपके मन में एक सवाल होता है कि मुझे यहाँ पे क्या सैलरी मेरी मंथली यहाँ पे होने वाली है। बट ये दोनों तरीके से फ्यूल कहते हैं कि ऐसे नहीं कि आपके माइंड में क्या चल रहा है वो, नहीं। हमेशा एम्प्लॉइज को जो है फेयर और रीजनेबल वेज देना चाहिए, बट साथ ही साथ उनको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हर कंपनी की पेइंग कैपेसिटी क्या है। फॉर एग्जांपल, आप ऐसी कंपनी में ही ज्वाइन कर रहे हो जिनकी पेइंग कैपेसिटी है ही नहीं। उनकी पेइंग कैपेसिटी आपको 50,000 पर मंथ देने की, ठीक है? और आप उनसे कहते हो कि नहीं नहीं मैम, मुझे तो जो है 1 लाख रुपए चाहिए। अब 1 लाख की अगर पेइंग कैपेसिटी नहीं है, तो वो कहाँ से देगा वो ऑर्गेनाइजेशन आपको? तो ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ये टू वे है, ठीक है? फ्योल कभी भी ऐसा नहीं करते कि वो मैनेजमेंट को ज्यादा फेवर करते हैं या वर्कर्स को फेवर करते हैं, वो हमेशा दोनों तरफ की बातें बोलते हैं। तो यहाँ देख लेते हैं क्या लिखा हुआ रेम्युनरेशन को लेकर। एम्प्लॉइज शुड बी पेड फेयर एंड रीजनेबल वेजेस टू इंश्योर सैटिस्फैक्शन एंड मोटिवेशन, एंड रेम्युनरेशन शुड बी जस्ट टू बोथ एम्प्लॉइज एंड एम्प्लॉयर।
एम्प्लॉइज़ को भी बुरा नहीं लगना चाहिए, एम्प्लॉयर को भी देते वक़्त तकलीफ नहीं होनी चाहिए। फ़ायदा क्या होगा? मोरल हाई रहेगा, मोटिवेशन रहेगा और एफिशिएंसी बढ़ी रहेगी। किसी को भी ये नहीं लगेगा कि यार मुझे तो कम है, मैंने ज़्यादा कर रहा हूँ और पे सैलरी मेरी है नहीं इतनी। लास्ट नेक्स्ट आता है हमारे पास सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अब ये क्या होता है? देखिए सेंट्रलाइजेशन ये है सेंट्रलाइजेशन, जब सारी की सारी पावर एक जगह पे कंसंट्रेट हो जाती है और डिसेंट्रलाइजेशन जब हर किसी के पास पावर डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है? तो सेंट्रलाइजेशन का मतलब कंसंट्रेशन एट द टॉप लेवल अथॉरिटी का और डिसेंट्रलाइजेशन मतलब प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हर लेवल पे। तो एक बैलेंस आपके पास होना चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूँ कि बच्चों सेंट्रलाइजेशन सही है, एक बंदे के पास में पूरी पावर होना सही है, सबके साथ यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, तो हो सकता है कि अभी के लिए आप बोल दो कि नहीं, नहीं मैम, सबके पास पावर डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, बट ऐसा कभी भी नहीं होता, हमेशा एक बैलेंस चाहिए होता है। कुछ काम ऐसे होते हैं जो बहुत ही कोर काम होते हैं या बहुत ही इम्पोर्टेंट टास्क होते हैं, तो वो उन चीज़ों के लिए आपके पास सेंट्रलाइज़ेशन होना चाहिए, बाकी के काम आप डेलीगेट कर सकते हो, तो वहाँ पे डिसेंट्रलाइज़ेशन आपका चल जाएगा। मेरिट क्या है? बेटर डिसीजन मेकिंग एंड इफेक्टिव कंट्रोल बेस्ड ऑन सिचुएशन, फाइन। नेक्स्ट प्रिंसिपल पे आते हैं, नेक्स्ट प्रिंसिपल है स्केलर चेन। स्केलर चेन क्या होता है? फ्यूल का कहना था कि एक फॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ए से बात करनी है तो डी जो है वो पहले सी को रिपोर्ट करेगा, सी बी को रिपोर्ट करेगा, बी ए को रिपोर्ट करेगा। इधर से भी सेम ये यहाँ पे चीजें बनेगी, यानी कि एक फॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो होना चाहिए। इसे फॉलो ऑफ ऑर्डर भी बोलते हैं। लेकिन बेटा इन केस ऑफ अर्जेंट सिचुएशन ना, अगर डी को जी से बात करनी है और वो टाइम लगाएंगे कि पहले यहाँ जाएंगे और फिर यहाँ जाएंगे, तो इसमें तो डिले हो जाएगा। तो उनको उन्होंने एक सोल्यूशन दिया कि गैंग प्लैंक हो सकता है। क्या बोला जाता है इसको? इसको बोला जाता है आपका गैंग प्लैंक। ठीक है? तो इन केस ऑफ इमरजेंसी यहाँ पे इसको यूज़ किया जा सकता है। तो पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। स्केलर चेन इज़ द चेन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इट इंश्योर प्रॉपर कम्युनिकेशन एंड फ्लो ऑफ ऑर्डर। हाउएवर इन अर्जेंट सिचुएशन कम्युनिकेशन कैन बी डन थ्रू शॉर्टकट दैट इज़ गैंग प्लैंक। तो यहाँ पे सिस्टमैटिक होना चाहिए कम्युनिकेशन और ऑर्डर अथॉरिटी रिलेशनशिप क्लियर होना चाहिए। यानी कि इस पॉइंट का क्या मतलब, यानी कि सी को पता होना चाहिए कि मेरा जो सबऑर्डिनेट है वो डी है और जो मेरा सुपीरियर है वो बी है। ऐसी लैकिंग नहीं होनी चाहिए क्लैरिटी में कि कभी वो जाके ई से बात कर रहा है, कभी वो एफ से बात कर रहा है, ऐसे नहीं। क्लैरिटी होनी चाहिए, बट हाँ, इन केस ऑफ अर्जेंसी तो आप इस तरीके का मैकेनिज्म जो है वो लेकर आ सकते हैं। फाइन। आते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पे, जो कि है हमारा यहाँ पे ऑर्डर। ऑर्डर को देखिए, ऑर्डर का क्या मतलब होता है? ये ऑर्डर वो नहीं है जो आपको लॉयर्स बोलते हैं, जज बोलता है ऑर्डर ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब है अरेंजमेंट, ठीक है? आपने असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर याद है ना? ये वही वाला ऑर्डर है। तो यहाँ पे फ्यूल का कहना है कि हर जगह की एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर पर्सन की, हर काम की, हर चीज़ की एक प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए। कहाँ लोग काम करेंगे, कहाँ मटेरियल रखा होगा, कहाँ मशीनें रखी होंगी। तो उन्होंने बोला राइट पर्सन शुड बी प्लेस एट द राइट जॉब एंड रिसोर्सेज शुड बी प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है? तो 3 चीज़ों को बैलेंस में रखना है, लोगों को, काम को और रिसोर्सेज को। ठीक है? इंसानों को, काम को और रिसोर्सेज को, मटेरियल को। इससे वेस्टेज नहीं होगा और काम में कभी भी इनको दिक्कत नहीं आएगी कि एफिशिएंसी उनको चीज़ें नहीं मिल रही हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है? नेक्स्ट आपका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आता है जो कि है इक्विटी। अब इक्विटी का क्या मतलब होता है? बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि मैम इक्विटी का मतलब होता है इक्वालिटी, बट नहीं, इक्वालिटी और इक्विटी दोनों अलग होती हैं। इक्विटी का मतलब होता है, इक्वालिटी का मतलब होता है बराबर। अब आपको लगता है कि आप दुनिया में हर कोई बराबर है, नहीं। अब मैं बोलूँ हाथी को कि पेड़ पे चढ़ जाओ, ठीक है? वो नहीं चढ़ पाया और मैंने उसको बोल दिया कि अरे यार ये तो काम का ही नहीं है, तो ऐसा तो गलत हुआ ना। आपने तो मैम क्राइटेरिया ही गलत लिख दिया। तो सेम तरीके से यहाँ पे फ्योल कहते हैं कि इक्विटी होनी चाहिए। हर एम्प्लॉयी को आपने फेयरली, काइंडली, जस्टिस के साथ आपने ट्रीट करना है। ताकि उनके अंदर एक सेंस ऑफ लॉयल्टी आए, ट्रस्ट आए। लेकिन वो कभी भी नहीं कहते इक्वालिटी, वो इक्विटी वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है? इससे आपके एम्प्लॉइज़ को अच्छा लगेगा, सैटिस्फैक्शन होगा और आपके उनके साथ रिलेशनशिप भी अच्छे रहेंगे, एक बॉन्ड बना रहेगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। स्टेबिलिटी का क्या मतलब है और कौन है ये जो स्टेबिलिटी आपको जिनकी चाहिए? देखिए, आपको स्टेबिलिटी चाहिए पर्सनल, यानी कि वहाँ पर काम करने वाले आपके वर्कर्स की। फिर उनका कहना था कि किसी ऑर्गेनाइजेशन से ना वो जल्दी-जल्दी लोगों का ट्रांसफर होता रहेगा या वो छोड़कर रिज़ाइन करके जाते रहेंगे। तो ऐसे में ना आपके मार्केट में जो कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन की जो इमेज है ना वो पूरी तरह से डाउन होगी। साथ ही साथ हर बंदा न यहाँ पे नया आप हायर करोगे, उसको नई ट्रेनिंग दोगे, उसमें टाइम लगेगा, कॉस्ट बढ़ेगी, वो सब एक अलग दिक्कत हो जाएगी। तो एम्प्लॉयमेंट आप उसके अंदर आपको स्टेबिलिटी लेकर आनी ताकि एफिशिएंसी बढ़ी रहे और कोई भी अननेसेसरी कॉस्ट आपकी इंक्रीज़ ना हो। मेरिट यही है कि टर्नओवर कम होगी, ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी बढ़ेगी। लास्ट सेकंड हमारे पास प्रिंसिपल आता है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का क्या मतलब होता है? इनिशिएटिव से फ्यूल कहना चाहते हैं कि अगर किसी वर्कर्स के पास या किसी एम्प्लॉयी के पास कोई नया आइडिया है तो आस्क हिम, लेट देम स्पीक। उनको इनिशिएट लेने, ऐसा नहीं कि वो घबरा के मारे आपको आइडिया ही शेयर नहीं कर रहे हैं, ठीक है? इन्वॉल्वमेंट और क्रिएटिविटी को बढ़ाना है हमें। इससे आपकी इनोवेशन बढ़ेगी, मोटिवेशन बढ़ेगा और एम्प्लॉइज का पार्टिसिपेशन भी बढ़ेगा मैनेजमेंट के अंदर।
लास्ट हमारा प्रिंसिपल आता है एस्पिरिट डी कॉर्प्स। इसका क्या मतलब होता है? एस्पिरिट डी कॉर्प्स का मतलब होता है कि आपको कभी भी ना ऐसे बात नहीं करनी कि मैं ये करना चाहता हूँ, मुझे ये करना है, मैंने ये डिसाइड करना है। एक लाइन गिवन है एनसीईआरटी में बड़ी सुंदर सी कि आई को ना आपने हमेशा रिप्लेस करना है। जो आई वर्ड यूज़ करते हो ना, उसको आपने रिप्लेस करना है वी यानी कि हम के साथ, ठीक है? तो यही यहाँ पे कहा है कि टीम स्पिरिट आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में मेंटेन करनी होगी। यूनिटी, हार्मनी ये सब होना चाहिए और ऑपरेशन और आपने प्रमोट करना है, किसी भी तरीके से डिवीज़न नहीं होना चाहिए, बँटवारा नहीं होना चाहिए वर्कर्स के बीच में। तो टीम वर्क होगा, कोऑर्डिनेशन होगा, ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस आपकी ज़रूर यहाँ पे हो जाएगी। अब आता है हमारा लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर जो कि है डिफरेंस बिटवीन टेलर एंड फ्यूल। देखिए बच्चे, अभी तक आपने टेलर के भी सारे प्रिंसिपल्स पढ़ लिए और आपने फ्यूल के भी प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ ली है। दोनों में फ़र्क क्या है? बहुत फ़र्क है। देखिए, अप्रोच का फ़र्क है। टेलर ने जो बातें कही वो साइंटिफिक मैनेजमेंट थी, यानी कि वो काम को ऑपरेशनल लेवल से देख रहे हैं। जबकि हेनरी ने ज़्यादातर एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में समझाया कि क्या कैसे आपने अपने एम्प्लॉइज़ को ट्रीट करना है। फोकस इनका कहाँ है? शॉप फ्लोर लेवल यानी कि थर्ड लेवल पे और इनका कहाँ है? टॉप लेवल पे। इनका ऑब्जेक्टिव क्या था कि काम करते वक़्त एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी में इम्प्रूव करना है और इनका काम था कि आपने वर्कर्स को एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से करना है। इनके नेचर ऑफ वर्क क्या है? प्रोडक्शन रिलेटेड एक्टिविटी और इनका काम क्या था? मैनेजरियल फंक्शन। लेवल ऑफ एप्लीकेशन की बात करें तो लोअर लेवल पे लेवल होता है, ये हर लेवल पे आपका एप्लीकेबल होगा। ओरिजिन आपके जो टेलर हैं वो यूएसए से बिलॉन्ग करते हैं, जबकि हेनरी फ्योल जो है वो फ्रांस से बिलॉन्ग करते हैं। कंट्रीब्यूशन की बात करूँ तो इन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट प्लस टेक्निक दी, जबकि हेनरी फ्योल ने यहाँ पे जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आप पढ़ते हो ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, वो इन्हीं ने दिए थे। और साथ ही साथ ये जो 14 प्रिंसिपल इस चैप्टर में भी हमने पढ़ लिया। पर्सपेक्टिव की बात करें तो ये एफिशिएंसी पे एम्फसाइज़ करते हैं और मेथड्स पे ध्यान देते हैं। हेनरी फील्ड की बात करें तो वो ज़्यादातर स्ट्रक्चर और मैनेजमेंट की बात करते हैं। यूनिटी ऑफ कमांड कभी भी टेलर ने इसके बारे में बात नहीं करी। उन्होंने तो फंक्शनल फोरमैनशिप में 1 वर्कर के लिए 8 लोगों को यहाँ पे अपॉइंट कर दिया था, राइट? याद है ना? जबकि यहाँ पे हेनरी फील्ड जो है वो यूनिटी ऑफ कमांड को पूरी तरह से फॉलो करते हैं। नेचर की बात करें तो टेलर का जो काम है वो ज़्यादातर प्रैक्टिकल और एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है, जबकि हेनरी फील्ड का जो काम है ना वो ज़्यादातर कांसेप्चुअल रिलेटेड है और थ्योरेटिकल है, रियल लाइफ में हो सकता है आपको ऐसा चीज़ें ना देखने को मिले। सो दैट इज़ ऑल फॉर द चैप्टर। आई होप आपको चैप्टर समझ में आएगा। अगर समझ में आया है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।